हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल एकेडमी। से क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल भी रही होगी। सो आज जो है आपका चैप्टर नंबर 3, ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए तो चैप्टर्स के हिसाब से लगाया जाए तो चैप्टर नंबर 5 होना चाहिए, लेकिन क्या है आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, चैप्टर नंबर क्या है 3, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि विद्युत धारा। करंट इलेक्ट्रिसिटी को चैप्टर नंबर 3 है आपका, कंप्लीट करने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो मैं आपको पहले से ही एक चीज क्लियर कर देता हूं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देखो काफी कुछ है। तो इसको मैं दो पार्ट्स में पढ़ाने वाला हूं, एक पार्ट में तो हम पूरा कंप्लीट विद्युत धारा के बारे में जहां तक समझ सकते हैं वहां तक समझेंगे विद्युत धारा से रिलेटेड टॉपिक को। एक पार्ट के अंदर आपके जैसे कि किरचॉफ के नियम, किरचॉफ लॉ है, ठीक है। और जैसे कि आपके अगला है आपका व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। उससे अगला है आपका सेलों के बारे में, ठीक है। ये विद्युत धारा के अंदर ही आता है। फिर इसके विद्युत धारा के अंदर तो टोटल जो आता है, जैसे कि ओम का नियम हुआ, विद्युत धारा हुई, प्रतिरोध हुआ, चालकता हुई, प्रतिरोधकता हुई, विशिष्ट प्रतिरोध, गतिशीलता, अनुगमन वेग, श्रांति काल, जो कुछ भी आता है इसके अंदर कंप्लीट हम पढ़ेंगे। लेकिन इनको जो है टॉपिक्स को मैंने अलग किया हुआ है, अलग करने का मतलब है कि इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे विद्युत धारा, इस टॉपिक को, इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ेंगे। यानी हम किरचॉफ के नियम को नहीं पढ़ेंगे, हम व्हीटस्टोन सेतु को नहीं पढ़ेंगे और हम सेलों के संयोजन को भी इसके अंदर नहीं पढ़ेंगे। इसके लिए अलग से दूसरा लेक्चर हम पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर कमेंट नहीं करेंगे, नहीं पूरा लेक्चर जो है काफी लेंथी और काफी बड़ा हो जाएगा और जो समझने में भी दिक्कत देगा। यानी कि अगर इसको समझ लेंगे तो फिर इसको समझते हुए आएंगे, जब इसको भूल जाएंगे, ठीक है। तो पहले पूरा इसको ये कंप्लीट इसको करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को, जिसके अंदर हम ओम का नियम, अनुगमन वेग, विद्युत धारा, धारा घनत्व और जितनी भी चीजें हैं सबको पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको ये चीजें माइंड मैप मेरा क्लियर हो चुका होगा। तो माइंड मैप ये है कि हम पहले इसको कवर करेंगे आज के लेक्चर में, और दूसरे लेक्चर के अंदर हम इसको कवर करेंगे, जिस लेक्चर का नाम होगा किरचॉफ के नियम तथा व्हीटस्टोन सेतु, इस तरीके से, ठीक है। तो शुरू करते हैं विद्युत धारा वाले चैप्टर का, जिसको हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 में सर सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है आपका विद्युत धारा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट। तो बताओ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? आप सभी लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा इसके बारे में, इलेक्ट्रिक करंट क्या है सर? करंट क्या चीज होती है? करंट क्या होता है? विद्युत धारा क्या होता है? तो आवेश की गतिमान अवस्था को हम बोलते हैं विद्युत धारा। यानी आवेश एक जगह से दूसरी जगह तक अगर गति कर रहा है तो वो क्या है? विद्युत धारा और कुछ नहीं है। यानी कि अगर आवेश एक बिंदु ए से, ठीक है, एक आवेश है हमारे पास, क्यू चार्ज मान लेते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, एक चार्ज है ए, एक चार्ज क्यू है जो कि बी तक एक स्पीड से यहां से यहां तक पहुंच गया, यानी यहां से चला और यहां तक पहुंच गया। तो जितनी स्पीड से यहां पर गया, जितने टाइम उसने लगाया, ठीक है, उसी को हम विद्युत धारा बोल देते हैं। यानी कितना आवेश गया? मान 10 कूलम आवेश, 10 कूलम का आवेश है हमारा, और 5 सेकंड में, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, 5 सेकंड में बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंच गया। तो धारा क्या बनेगी? आई बराबर फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी। क्यू कितना हो जाएगा? 10 कूलम, और टी छाया में कितना होगा? 5 सेकंड, तो 5 दूनी 2, तो आई कितनी हो गई? 2 एम्पियर। आई कितनी हो गई? 2 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश का प्रवाह मतलब आवेश का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, आवेश की गतिमान अवस्था को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। यानी आवेश एक जगह से दूसरी जगह तक स्पीड में गति कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। जैसे कि हमने करंट, एक लाइट आती है, तो लाइट तो करंट, तार में करंट चल रहा है, तार में करंट नहीं चल रहा है, तार में क्या चल रहा है? आवेश चल रहा है, तार में इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, तार में इलेक्ट्रॉन गतिमान अवस्था में फुल स्पीड से चल रहे हैं, तो उसको हम विद्युत धारा बोल देते हैं। यानी कि जब आवेश गतिमान अवस्था में होता है, आवेश एक जगह से दूसरी जगह तक भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो उसको हम विद्युत धारा बोल देते हैं। यानी कि आवेश की गतिमान अवस्था को अगर हम यहाँ लिखते हैं अथवा में डेफिनेशन और बनाएं तो क्या बोल सकते हैं? आवेश की गतिमान अवस्था को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर? आवेश की गतिमान अवस्था को विद्युत धारा कहते हैं, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं, जिसे आई से
डिनोट करते हैं, जिसे आई से डिनोट करते हैं, जिसे किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है सर इसका, आई बराबर क्यू अपॉन में टी, ठीक है, आई बराबर क्यू अपॉन में टी। मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक क्या होगा सर इसका, तो मात्रक हो जाएगा इसका, मात्रक हो जाएगा एम्पियर, क्या हो जाएगा, एम्पियर, एम्पियर लिख सकते हो, एम्पियर क्या हो जाएगा इसका मात्रक, क्या हो जाएगा इसका मात्रक एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। एक मात्रक और बना सकते हो, कूलाम प्रति सेकंड, एक मात्रक और बना सकते हो जिसको क्या नाम है, कूलाम प्रति सेकंड। तो आई होप समझ में आया कि विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा आवेश की गतिमान अवस्था को विद्युत धारा कह सकते हैं, या फिर एक बात और कह सकते हैं, किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में 1 सेकंड में टी अगर हम 1 कर दें, टी की वैल्यू को क्या कर दें 1 कर दें, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश ही क्या होता है, विद्युत धारा होता है। ऐसा भी हम लिख सकते हैं, किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश क्या होता है, विद्युत धारा होता है। क्लियर, बताओ क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है इसमें, नहीं है ना, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल टॉपिक है और बहुत आराम से टॉपिक है। अच्छा इसमें एक चीज का रट्टा मार लेना, ये क्यों होता है ये मत पूछना, क्योंकि मैं इसको अलग से बताऊंगा, ठीक है, ये क्यों होता है इसको मैं अलग से बताऊंगा। बस इतना समझ लेना कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। विद्युत धारा कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है। अब इसको मैं आराम से एक्सप्लेन करूंगा, इसकी चिंता मत करना तुम, ठीक है। अच्छा अगला टॉपिक क्या आता है सर, अगला टॉपिक आता है धारा घनत्व। अगला टॉपिक क्या आता है, धारा घनत्व आता है। अच्छा धारा घनत्व को समझते हैं, धारा घनत्व क्या चीज होती है, धारा का घनत्व, यानी कि इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं हम, करंट डेंसिटी बोलते हैं इसको। मतलब धारा ने कितना एरिया कवर किया हुआ है, धारा ने कितना एरिया कवर किया हुआ है, उसको हम धारा घनत्व कहते थे। तो एरिया कवर मतलब समझ नहीं आया, कुछ पहले नहीं पढ़ा, अच्छा ऐसी बात है। चलो क्या है कि जैसे हमारे पास एक चालक है, एक लॉजिकली एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद करना समझ में आएगा आसानी से। एक चालक है ये, और इसके अंदर हमने करंट फ्लो किया, यानी कि इसको हमने एक धारा वाले तार से जोड़ दिया, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब ये जो धारा है इधर से निकल रही है, मान लीजिए दूसरा तार है, इधर से धारा निकल रही है, तो मैंने इस तार को इससे कनेक्ट किया और ये अब धारा इसमें फ्लो हो रही है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, सिंपल लॉजिकली सोच रहा हूँ मैं, ठीक है, तुम समझने की कोशिश करो कि अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आप इस वाले चालक को, ये चालक क्या है, मान लीजिए लोहे का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा ऐसा समझ लीजिए, लोहे का टुकड़ा है, ठीक। अब क्या है कि जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से चल रही है, यहाँ पे आ रही है, और एक पूरा कंप्लीट चल रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर आप इसको टच करते हो, इसको आप टच करते हो, तो क्या इसके अंदर करंट है, सर है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके तार लगा हुआ है, इससे तो करंट होगा इसमें, भाई तार लगा हुआ है तो करंट तो होगा इसमें, होगा कि नहीं होगा। लोहे की किसी चीज से आप तार लगा दो, छपा दो, यानी कि लोहे का गेट है, उससे आप तार, एक तार लेकर के अपना उसको लगा दो, उससे फिर उसको टच करो तो करंट आएगा सर। तो उसके अंदर क्या है, एक एरिया है, एक क्या है, एक ये एरिया है, ये क्या है, एक एरिया है जिसने एक एरिया है जिसने आई एम्पियर की धारा को क्या किया हुआ है, अपने ऊपर, यानी अपने ऊपर रखा हुआ है, अपनी जगह पर जगह दी हुई है इसने, कि इतने एरिया में हमारी आई एम्पियर की धारा बह रही है, इतने एरिया में क्या है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, धारा इतने एरिया के अंदर है, पूरा एरिया कवर किया हुआ है धारा ने, धारा आ रही थी, पूरा एरिया कवर किया हुआ है करंट ने, पूरा एरिया कवर किया हुआ है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व, यानी आई एम्पियर की धारा किसी एरिया ने कवर की हुई, यानी एकांक क्षेत्रफल में, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा, कोई एक चालक है हमारे पास और उसके क्षेत्रफल में जितनी धारा प्रवाहित होती है, मान लो इसका क्षेत्रफल कितना है, ए है, मान लो इसका क्षेत्रफल कितना है, ए है, तो इस क्षेत्रफल में जितनी धारा प्रवाहित होती है उसी को धारा घनत्व बोलते हैं, जिसे जे से प्रदर्शित करते हैं, किससे, जैसे किसी एकांक अनुप्रस्थ परिचित क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं, प्रवाहित धारा के मान को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। जे बराबर आई अपॉन ए, जे बराबर आई अपॉन ए, सिंपल आई बस कि एक एरिया था जिसका जो एक क्षेत्रफल था, एक चालक था जिसका क्षेत्रफल ए लिया है, अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उस पूरे क्षेत्रफल में करंट फ्लो हो रहा है, उस पूरे क्षेत्रफल में करंट फ्लो हो रहा है, पूरे क्षेत्रफल में आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो एकांक क्षेत्रफल में जितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसको धारा घनत्व बोल देते हैं, जिसे जे से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक सर, मात्रक क्या होता है, तो आई क्या है, एम्पियर, आई क्या है, एम्पियर, और ये क्या है, क्षेत्रफल क्या है, मीटर स्क्वायर,
क्षेत्रफल क्या है, मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा, विद्युत धारा धारा घनत्व तो क्या है, धारा घनत्व एक सदिश राशि है, कैसी राशि है, सदिश राशि है, कैसी राशि है, सदिश राशि है। धारा घनत्व तो क्या है, एक सदिश राशि है। क्लियर, क्लियर। अच्छा, अगर इसके अंदर एक काम करते हैं, इसी को थोड़ा सा और ब्रॉड करूं मैं टॉपिक को, कि मैंने एक विद्युत क्षेत्र बनाया है, एक विद्युत क्षेत्र बनाया है इस तरीके का, ठीक है, और मेरे पास एक चालक है, मेरे पास 3D शेप नहीं बन रही है यार, चलो छोड़ो यार, मैं इसको ऐसे ही बना देता हूँ अपने हाथ से। चलो देखो, जैसे हमारे पास, अरे यार पूरा खत्म हो गया ये तो, चलो जैसे हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है, इसमें क्या है, हमारे पास एक इस तरीके का एक क्षेत्रफल है, ठीक है, और इसको क्या है, इस तरीके से एक एंगल पे डिवाइड किया हुआ है, एक एंगल पे इसको डिवाइड किया हुआ है, जो कितने का एंगल बना रहा है, जो कितने का एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, कितने का एंगल बना रहा है, यानी पहले जो नॉर्मल पोजीशन में था अब उसको थोड़ा सा मोड़ के रख दिया, यानी थीटा एंगल। यानी अगर आपको धारा घनत्व में अगर कोई भी क्षेत्र पर थीटा के कोण पर झुका हुआ दिया हुआ है, तो आप फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर सकते हो, ठीक है, आप लिख सकते हो I बराबर a cos थीटा, I बराबर a cos थीटा। बेसिकली ये आपके टॉपिक में अंदर है नहीं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो ये है आपका धारा घनत्व। धारा घनत्व क्लियर हुआ, किसी को कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, कोई परेशानी तो नहीं है ना। फिर हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं, अनुगमन वेग। चलो, अब क्या है अपना अपवाह चाल, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, जिसको हम क्या बोल देते हैं, अनुगमन वेग। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, v सफिक्स में d से। इसकी जो इंग्लिश वर्ड का है वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर क्या चीज होती है अनुगमन वेग, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, समझ में नहीं आता है अनुगमन वेग क्या होता है। आज थोड़ा सा लॉजिकली इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है, और लॉजिकली इसके ऊपर बात करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा पूरी तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करने की, आप भी पूरी कोशिश कीजिएगा इसको समझने की, ठीक है। तो सर अनुगमन वेग को समझाओ हमको, अनुगमन वेग आखिर में चीज है क्या। चलो देखो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको कोशिश करता हूँ समझाने की, फिर इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी डेफिनेशन पहले से ही लिख करके नहीं लाया, क्योंकि किताब के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप की डेफिनेशन दी होती है, अब वो समझ में नहीं आ रही तो क्या किया जाए। जैसे कि मैंने एक चालक लिया है, ठीक है, मैंने क्या लिया है, एक चालक लिया है, जिसके अंदर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये क्या है, हमारे पास एक बैटरी है, इस बैटरी को तारों को हमने जो है, बैटरी के तारों को जो है हमने एक चालक के जरिए कनेक्ट कर दिया। ये क्या है, चालक है जिसका क्षेत्रफल कितना है, a है, इसका क्षेत्रफल क्या है, a है, ठीक है। एक हमारे पास चालक है जिसका क्षेत्रफल क्या है, a दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब सर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे क्योंकि चालक है, चलो ठीक है, बात अच्छी बात है, चालक है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो होगा कुछ यूं कि जैसे ही इस बैटरी के तारों को, इस बैटरी के तारों को इस चालक के साथ में अटैच करूंगा, इस बैटरी के तारों को इस चालक के साथ में मैं अटैच करूंगा, तो होगा क्या, होगा ये कि जैसे ही इसको विद्युत मिलेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स गति अवस्था में आ जाएंगे, किस अवस्था में आ जाएंगे, गति, यानी एक जगह से, एक सिरे से दूसरे सिरे पर भागना शुरू कर देंगे। ऐसा ही तो होता है भाई, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स गति नहीं करेंगे तो यहाँ से जो चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस जगह से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस जगह से जब
इस विद्युत धारा को लेंगे तो गति अवस्था में यहाँ से फिर यहाँ तक पहुंचाएंगे, फिर इसको फ्लो करेंगे इस तरीके से जब सर्किट कंप्लीट होगा। ऐसा ही तो होता है। सर्किट कंप्लीट कब होता है? जब यहाँ से इसको पूरा कनेक्ट किया जाए और विद्युत धारा यहाँ से लेकर के यहाँ पे इधर ट्रांसफर की जाएगी। यही तो होगा। अब होगा यूं कि जैसे कि ये चालक जो है, इस चालक को इससे करंट मिलेगा तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स किसमें आ जाएंगे? गति की अवस्था में आ जाएंगे। यानी कि जब इनको इन बैटरी द्वारा, इस बैटरी द्वारा जब इसको जोड़ा गया, बैटरी द्वारा इसको जोड़ा गया तो बैटरी ने क्या दी? इसको एनर्जी। जो करंट दिया जा रहा है वो क्या है? एनर्जी तो है ही है। अब बैटरी के द्वारा जिसको जब ऊर्जा दी गई तो ऊर्जा जो है, ऊर्जा की वजह से इलेक्ट्रॉन किस में आ गए? गति की अवस्था में आ गए। गति की अवस्था में आ गया, यानी इनका वेग मिल गया, इनको एक गति मिल गई, इनको एक चाल मिल गई, इनकी स्पीड बढ़ गई। पहले ये रुके हुए थे, जैसे इनको करंट मिला तो इनकी स्पीड बढ़ गई, अब ये चलने लगे, स्पीड में चलने लगे। तो जिस स्पीड से चलने लगेंगे उसी को अनुगमन वेग बोलते हैं। उसी को अनुगमन वेग बोलते हैं। यानी हम अगर सीधी बात करूं तो विद्युत धारा प्रवाहित कैसे होती है? विद्युत धारा यानी हमारे पास कोई एक चालक है जिसको अगर हम बैटरी से जोड़ दें तो एक सिरे से जब धारा उसके अंदर, चालक के अंदर जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उस धारा को लेकर के दूसरे सिरे पर भागकर भी जाएंगे स्पीड में, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स गति अवस्था में होंगे तो विद्युत धारा तभी तो बहेगी। तो गतिमान अवस्था में आएंगे और उस गतिमान अवस्था में जो वेग उनको मिला है उसी को हम अनुगमन वेग बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग बोलते हैं। यानी कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करूं तो इस तरीके से बनाएंगे कि यदि किसी चालक को किसी बैटरी के सिरे द्वारा जोड़ दिया जाए, यदि किसी चालक को किसी बैटरी के सिरे द्वारा, किसी बैटरी के सिरे द्वारा जोड़ दिया जाए, किसी बैटरी के सिरे द्वारा जोड़ दिया जाए तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त वेग को ही अनुगमन वेग बोलते हैं। अनुगमन वेग अथवा अपवाह चाल बोलते हैं। अपवाह चाल बोलते हैं। यह 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की कोटि की होती है। सिंपल, ठीक है। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसको VD से प्रदर्शित करते हैं। VD से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या है? मात्रक होगा, अपवाह चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग बोलते हैं। अगर मैं एक और थोड़ा सा एग्जांपल देने की कोशिश करूं कि जैसे मान के चलो कि एक पत्थर है इस जगह पर, ये रखा हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या किया? आप आए, आपने इसमें लात मार दी। आपने इसमें क्या की? लात मार दी। तो लात मारने के बाद आपने क्या किया? इसको लात मारी तो आपने ऊर्जा दी, इसको आपने क्या दिया? इसको ऊर्जा दिया। तो ऊर्जा की वजह से जो इसको ऊर्जा मिली है उसकी वजह से ये क्या आएगा? गतिमान अवस्था में आएगा। गतिमान अवस्था में तो आएगा। जब लात मारी इस तरीके से तो स्पीड से बॉल, जब जैसे फुटबॉल में लात मारते हैं इस तरीके से जोर से, तो बॉल क्या करती है? तेज भागती है कि नहीं भागती? तो जितने वेग से वो भागेगी, जितनी स्पीड उसको मिल पाती है, जितनी वेग से वो भागती है, जितनी ताकत उसको मिली, उसी को हम इस तरीके से बोल पा रहे हैं अनुगमन वेग। कि जैसे हमने इसको बैटरी से इसको कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन्स गतिमान अवस्था में आ गए, किसमें? वेग में आ गए, गतिमान अवस्था में आ गए, भागने लगे, एक जगह से दूसरी जगह पर भागने लगे। और जो गतिमान अवस्था, जो गति इन्होंने प्राप्त की है, उसी हम गति को क्या बोल रहे हैं? अनुगमन वेग बोल रहे हैं। आई होप यू गॉट इट माय पॉइंट। If you have any query, a doubt, you can ask me in comment box. Okay? अब सर इसके कुछ टर्म्स और इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इनके कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम समझ लेते हैं। क्या टर्म्स है इसको समझ लेते हैं। कि जैसे कि हमारे पास एक चालक था, जिसमें क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स थे। जिसमें क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है।
अब इलेक्ट्रॉनों को क्या मिला, वेग मिला, अनुगमन वेग मिला, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति अवस्था में भागना शुरू करेंगे, यानी अपना भाग स्पीड बनाएंगे। अब ये क्या बनाएंगे, स्पीड बनाएंगे। तो जब स्पीड बनाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि भाई जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, कई सारे कई लाख इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब स्पीड में गति में गतिमान अवस्था में गति करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे। जब भाई आपको भीड़ में भगाया जाए तो ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे ऐसे सीधी अवस्था में और आपको सामने भीड़ है तो आपको बिल्कुल सीधा भगाना, एकदम सीधा। तो ये तो जरूरी नहीं है कि आप सीधा भागोगे किसी से टकराओगे नहीं, किसी ना किसी से टक्कर होगी। तो मान के चलो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्पीड चलना शुरू हुआ और सामने एक इलेक्ट्रॉन आया, उसने टक्कर कर ली उससे। तो टक्कर जिसने की, इलेक्ट्रॉन टकरा गए। अब ऐसा तो नहीं है कि टकराएंगे तो थोड़ी बहुत देर के लिए रुकेंगे, मान लीजिए 1 सेकंड के लिए रुके, 0.1 सेकंड के लिए रुके, 0.01 सेकंड के लिए रुके, थोड़ी बहुत देर तो रुकेंगे। उस रुकने हुए टाइम को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। उस रुके हुए टाइम को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम जिसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रांति काल। क्या बोलते हैं, श्रांति काल। हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रांति काल। यानी कि दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों की बीच हुई टक्कर को, क्रमागत टक्कर के बीच जो समय बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, श्रांति काल बोलते हैं। डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है कि श्रांति काल आखिरकार होता क्या है। श्रांति काल आखिरकार होता क्या है, इसमें सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, यानी कि अगर दो इलेक्ट्रॉन से दूसरे में टक्कर करेंगे तो टक्कर करने के बाद थोड़ी देर, जैसे मैं भाग रहा हूँ, मैं किसी से टकरा जाऊँ तो थोड़ी देर के लिए तो रुकूंगा, थोड़ी देर के लिए रुका, फिर उसके बाद फिर भागना शुरू करूंगा। तो जितनी देर के लिए मैं रुका उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, कि हमने इतनी देर रेस्ट किया, श्रांति काल बोलते हैं। और जितनी हमने बीच की दूरी कवर की है उसको क्या बोलते हैं, माध्य मुक्त पथ। जो बीच की दूरी है, दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को, दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को, यानी कि टक्कर से पहले, एक टक्कर हुई है तो इससे पहले दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, मेन पाथ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मेन फ्री पाथ इसको बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि माध्य मुक्त पथ क्या है, श्रांति काल क्या है। अनुगमन वेग क्या है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए तो अब अगले टॉपिक पर बात करें। चलिए तो अगला टॉपिक करते हैं डिस्कस। अगला टॉपिक क्या है, अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, यानी अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच में हमको संबंध बताना है क्या है। बेसिकली नहीं पूछा जाता है, फॉर्मूला इसका इंपॉर्टेंट है, पर फॉर्मूला आपको क्या है, याद होना चाहिए। अच्छा, मान लेते हैं हमारे पास एक चालक है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनकी अपवाह वेग कितना है, बीडी है। अच्छा, मान लो इस चालक का क्षेत्रफल ए है। ठीक है, चालक का क्षेत्रफल क्या है, ए है। हमारा एक चालक जिसका क्षेत्रफल ए है तथा इलेक्ट्रॉन्स जिनका अनुगमन वेग बीडी है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अनुगमन वेग बीडी है। अनुगमन वेग क्या है, माना एक चालक जो ई विद्युत क्षेत्र में रखा है, ई विद्युत क्षेत्र में रखा है, ये विद्युत क्षेत्र में रखा है, जिसका क्षेत्रफल ए है। इसका क्षेत्रफल कितना है, ए है। इसका क्षेत्रफल ए है, इसका क्षेत्रफल कितना है, ए है। तथा अनुगमन वेग बीडी है। अनुगमन वेग कितना है, बीडी है। अच्छा, अनुगमन वेग बीडी है, तब विद्युत धारा कितनी होगी, तब विद्युत धारा, क्योंकि हमको तो पता है विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन टी, I बराबर Q अपॉन टी। ठीक है, माना चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो इसलिए मान लेते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है,
इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। कितनी है? स्मॉल n है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? स्मॉल n है। तो एक सेकंड में क्षेत्रफल A से एक सेकंड में क्षेत्रफल A से एक सेकंड में क्षेत्रफल A से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन अरे ये मक्खी बड़ा परेशान कर रही है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? NaVd तथा तब t सेकंड में, अब हमने क्या मान लिया? एक सेकंड में, तो हम क्या करते हैं? t सेकंड में क्षेत्रफल A से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की क्या है यार ये? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? NaVd इंटू में t सेकंड है तो t का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली हमने कि t सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे हैं। तो अब हमको चाहिए क्या है? अब हमको चाहिए आवेश। तो तब आवेश कितना होगा? क्योंकि हमें तो विद्युत धारा से संबंधित है ना, तो आवेश चाहिएगा। तो Q बराबर होता है Q बराबर क्या होता है? N E होता है। Q बराबर Ne। N क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो N की जगह पर NaVd इंटू में T और E, ये हो गया हमारा आवेश। ठीक है। Q के मान को समीकरण 1 में रखने पर, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए विद्युत धारा के संबंध में, तो विद्युत धारा की रॉ निकालनी पड़ेगी हमको। तो I बराबर Q अपॉन में T। Q की जगह पर क्या है? NaVd T इंटू में E अपॉन में T। T से T कैंसिल हो जाएगी, तो I बराबर निकल के आएगी। I बराबर क्या निकल के आएगी? NaVd इंटू में E। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, I बराबर NeaVd, और ये हो गया विद्युत धारा और धारा घनत्व, विद्युत धारा और अपवाह यानी अनुगमन वेग के बीच में संबंध। ये क्या हो गया? विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में संबंध हो गया। विद्युत धारा I होगी और अनुगमन वेग Vd हो गया। हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने इसको पूरा कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद होगा समझ में आया हो। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसी को थोड़ा सा और ब्रॉड कर दूं मैं, एक और संबंध बना लेते हैं। अगला टॉपिक नहीं, एक और संबंध इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। अच्छा, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये बहुत आसान है, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। कभी कभी डेरिवेशन भी पूछ लेता है, क्योंकि हमको पता है I बराबर NeaVd, क्योंकि ये हमने अभी पढ़ा है। I बराबर NeaVd अभी पढ़ा है हमने, थोड़ी बहुत देर पहले तो निकाला था। I बराबर NeaVd, क्योंकि धारा घनत्व J बराबर I अपॉन A होता है। ठीक है, यही तो पढ़ा था। तो J बराबर I की जगह पर मैं NeaVd लिख सकता हूं। सर कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, कोई परेशानी किसी को भी नहीं है? नहीं होनी चाहिए यार। तो A से A कट जाएगा, तो J बराबर आ गया हमारा NeaVd, और ये हो गया आपका धारा घनत्व और अनुगमन वेग का संबंध। बताओ, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? धारा घनत्व और अनुगमन वेग के संबंध से I बराबर NeaVd। ठीक है, NeaVd हो गया। ऐसे कलर को चेंज कर दो अगर आपको थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन वगैरह की कोई परेशानी, सब दिक्कत समझना पड़ रहा हो तो ऐसा कर लेते हैं, इसको इस कलर में कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच में संबंध। दो संबंध पढ़े हमने, एक तो पढ़ा I बराबर NeaVd, और एक पढ़ा हमने J बराबर NeaVd। सॉरी, Ne नहीं है, NeA नहीं है इसमें, NeVd ओनली, और क्या है? NeVd है। इसको दोबारा लिख दें, NeV और D। ये हमने दो संबंध इनको पढ़ा है अच्छी तरीके से। आई होप यू गॉट इट माय पॉइंट। इफ यू एनी क्वेरी एंड डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े, अगले टॉपिक की ओर बात करें।
अगले टॉपिक की ओर बात करें। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है अपना? अगला टॉपिक है सर ओम का नियम। ओम का नियम देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एक तो नियम याद होना चाहिए। बेसिकली ये 10th क्लास में पूछा जाता है, तो नियम तो नहीं पूछा जाएगा, इसका प्रूफ पूछा जाएगा आपसे पेपर में। आपसे क्या पूछा जाएगा? इसका प्रूफ। तो प्रूफ इसका इंपॉर्टेंट है, तो प्रूफ इसको प्लीज समझ लीजिएगा। प्रूफ को मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा प्रूफ के बारे में, ठीक है? तो प्रूफ को देखना। पहले तो फिलहाल अनुगम ओम के नियम को ही देखते हैं। अच्छा, ओम के नियम के बाद कौन सा टॉपिक है उसको पहले पढ़ाया जाए कि नहीं? पहले ओम के नियम को ही देख लेते हैं। चलिए ओम का नियम क्या है? ओम का नियम उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को याद होगा। ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल, आयतन, ईटीसी, काफी सारी है भौतिक अवस्थाएं। इनको परिवर्तन अगर ना किया जाए तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर, बाकी परेशान कर रही है भाई, टच कर रही है इसको, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है? माना यदि चालक के सिरों पर विभवांतर D तथा प्रवाहित धारा I हो, तो फॉर्मूला क्या कहता है, यानी नियम क्या कहता है? I V अनुक्रमानुपाती I। नियम क्या कहता है? V अनुक्रमानुपाती I। तो अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते तो एक परेशानी ये है कि ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी। और इस नियम के अंदर कांस्टेंट वैल्यू क्या आती है? R आती है। इस नियम के अंदर कांस्टेंट वैल्यू क्या आती है? R आती है। बस R को हम क्या बोलते हैं? इस R को हम क्या बोलते हैं? इस R को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। इस R को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। जो कि क्या होता है? नियत। क्या होता है? नियत होता है, यानी कांस्टेंट होता है। हर एक चालक का अलग अलग होता है। यदि इस कंडीशन को फॉलो किया जा रहा है तो, अगर इस कंडीशन को फॉलो किया जा रहा है तो हर एक सिस्टम का अलग अलग एक वैल्यू होती है चालक की, जिसको हम प्रतिरोध R बोलते हैं। क्लियर हुआ? हाँ, इसका एक चित्र भी होता है ओम के नियम का। इसको भी याद रखना आप लोग, ठीक है? जिसको बोलते हैं BI ग्राफ। इसको हम क्या बोलते हैं? BI ग्राफ। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि ओम के नियम को लिखिए, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि नहीं आता है यार, 12th क्लास का लेवल है, नहीं आता है। ओम के नियम को लिखिए तो आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है? ये तो हुआ आपका ओम का नियम, ठीक है? अब इसके प्रूफ के बारे में देखते हैं कि सर इसका प्रूफ क्या होगा। आप पहले इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कुछ भी करना है, फिर इसके प्रूफ को देखते हैं। क्योंकि मैं, और ये स्लाइड्स आपको जो है PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, डोंट वरी। चलो अब इसका देखते हैं प्रूफ को देखते हैं, इसका ओम के नियम का निगमन, ठीक है? ओम के नियम का निगमन जो है हम अनुगमन वेग के आधार पर करेंगे, यानी अनुगमन वेग के सहायता से ओम के नियम का निगमन कीजिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा आपके लिए। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि ओम के नियम के अनुगमन वेग की सहायता से, अच्छी तरीके से समझना इसको, ठीक है? और कोई भी कोई परेशानी आए तो मुझे कमेंट करके बता देना। अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का निगमन, इसी तरीके से आपको पेपर में करके आना है। शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत आराम से निगमन कीजिए,
ठीक है, आराम से इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन देखिए इसका। मान लो कि हमारे पास एक चालक है, मान लो हमारे पास क्या है, एक चालक है जिसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है ये? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है? जिसका क्षेत्रफल क्या है, E है। इस चालक को हमने एक बैटरी द्वारा कनेक्ट कर दिया है। मान लो इसकी लंबाई क्या है, L है। विद्युत क्षेत्र क्या है इसका, E वेक्टर है। और इसमें जो अनुगमन वेग क्या है इसका, Vd है। ये हमने मान लिया। ऐसे हम लिख सकते हैं, माना एक L लंबाई का चालक, L लंबाई का चालक, माना एक L लंबाई का चालक जिसका क्षेत्रफल A, जल्दी से लिख देता हूं उसको मैं, इसका क्षेत्रफल A तथा अनुगमन वेग Vd है, अनुगमन वेग Vd है। इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, स्मॉल n है। ठीक है, स्मॉल n है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E वेक्टर है। तब अब देखो, हमको पता है कि अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है I, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो I बराबर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, N E A B और D, N E A V D, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने इसको मान लिया है। अच्छा, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स किसमें, विद्युत क्षेत्र जनरेट हो रहा है। विद्युत क्षेत्र में जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो विद्युत क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E बराबर, विद्युत क्षेत्र क्या होता है यार, बाकी परेशान कर रही है भाई, पता नहीं बोर्ड को कहां से टच कर जाती है। हाँ, तो कहां हम E बराबर B अपॉन में L होता है विद्युत क्षेत्र। आई होप आपको याद हो ये फॉर्मूला, E बराबर B अपॉन L। ठीक है, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स विद्युत क्षेत्र के अंदर है तो इस पे विद्युत बल लगेगा। विद्युत बल क्या होता है सर, F बराबर QE, Q और E। अब इसमें Q क्या है, Q आवेश है, और आवेश की जगह पर हम किसको ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं। तो Q को हटाना पड़ेगा और क्या लेना पड़ेगा, Q को हटाना पड़ेगा और क्या लेना पड़ेगा, Q को हटाना पड़ेगा और क्या लेना पड़ेगा, E लेना पड़ेगा। Q को हटाना पड़ेगा और क्या लेना पड़ेगा, E। क्यों लिया सर E, क्योंकि आवेश जो Q है उसकी जगह पर हमने किसको लिया, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स को, तो E लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स का आवेश लेना पड़ेगा। अब E की जगह पर इसको पुट कर देते हैं तो BeV अपॉन में L निकल आएगा, EV अपॉन में L निकल आएगा। ये हो गया हमारा विद्युत बल। ये क्या हो गया, हमारा विद्युत बल हो गया। क्योंकि अब ये विद्युत बल जो है इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा है, अब ये बल जो है किस पे लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इलेक्ट्रॉन्स किस अवस्था में आ गए, गतिमान अवस्था में। गति अवस्था में इन्होंने क्या प्राप्त किया, एक त्वरण प्राप्त किया, एक वेग प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया, एक एक्सीलरेशन मिला इनको कि यहां से यहां तक भाग रहे हैं, एक एक्सीलरेशन मिला। शुरुआत में क्या थे, चुप एकदम शांत ऐसे बैठे थे, और जैसे विद्युत क्षेत्र में धारा प्रवाहित हुई एकदम से गति अवस्था में आ गए, भागने लगे। जैसे करंट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आई, भागने लगी। शुरुआत में क्या थे, जीरो थे, एकदम चुप गुमसुम, यानी शुरुआत में इसकी स्पीड क्या थी, जीरो थी। त्वरण क्या था, जीरो था। और जैसे करंट आया त्वरण एकदम बढ़ गया। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है बल बट्टे द्रव्यमान। बल बट्टे द्रव्यमान। द्रव्यमान किसका है, कौन गतिमान अवस्था में, इलेक्ट्रॉन। द्रव्यमान किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का आएगा। तो फॉर्मूला बनता है A बराबर F अपॉन M। तो F की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूं सर, A बराबर F की जगह पर EB अपॉन में L इनटू में क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। ये हमने निकाल लिया क्या, त्वरण निकाल लिया। ये हमने क्या निकाल लिया है, त्वरण निकाल लिया। इतनी स्पीड इन्होंने कवर की है, इतनी स्पीड क्या की है इन्होंने, कवर कर ली है। इतनी स्पीड इन्होंने क्या कर ली है, कवर कर ली है। अच्छा, इतनी स्पीड उन्होंने ले ली कि A बराबर EB अपॉन इनको L मिल चुका है, EB अपॉन इनको L मिल चुका है। अब मैं बात करूं कि इनकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, Vd वेग, क्योंकि अनुगमन वेग मिला है इनको। अतः वेग की बात करूं, अनुगमन वेग मिला इनको Vd, तो Vd का अगर मैं बात करूं तो Vd बराबर हम एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं। एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं, याद हो अगर आपने फर्स्ट 11th क्लास में फिजिक्स पढ़ी हो तो एक इक्वेशन होती है क्या, एक इक्वेशन होती है B बराबर U प्लस के AT। B बराबर U प्लस के AT गति की तीन समीकरण होती है, S बराबर UT प्लस के हाफ AT स्क्वायर, B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस के 2AS, और एक होती है B बराबर U प्लस के AT। तीन इक्वेशन होती है, तो हम यूज करेंगे B बराबर U प्लस के AT को। U क्या होता है इसमें, प्रारंभिक वेग। U क्या होता है इसका, प्रारंभिक वेग।
v क्या होता है इसका जो स्पीड उन्होंने प्राप्त की है, यानी हम बात करें तो अंतिम वेग। a क्या होता है त्वरण, और t क्या होता है समय। अब अगर आपको नहीं पता तो उसको मत लिख दे रहा हूं। तो v क्या है हमारे लिए, v क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने क्या प्राप्त किया, अनुगमन वेग, तो हम क्या लिखेंगे जगह पर vd लिखेंगे। u क्या है, u है प्रारंभिक वेग, और शुरुआत में तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल जीरो थे, बिल्कुल शून्य थे, न्यूट्रल थे, चल ही नहीं रहे थे, नहीं चल रहे थे ना, तो शुरुआत में हमारे इलेक्ट्रॉन जब नहीं चल रहे थे तो u की जगह पे क्या होगा जीरो। अच्छा a क्या है, a सर ये निकाल लिया हमने, e v अपॉन में ml। अच्छा t क्या है, t होता है टाइम। तो हमारे यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो जब टाइम टकराते थे तो थोड़ी देर के लिए रुकते थे, तो उसको हम क्या बोलते थे, रिलैक्सेशन टाइम। ध्यान करो मैंने बताया था कि जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे तो थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, उस रुके हुए टाइम को क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम यानी श्रांति काल, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, टाउ से, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर यहाँ पर हमारा जो vd बराबर निकल कर आया वो निकला e v टाउ अपॉन में ml, e v टाउ अपॉन में ml। तो vd की वैल्यू निकले e v अपॉन में टाइम अपॉन में ml, और vd की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर, अच्छा vd के मान को vd के मान को समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा समीकरण 1 क्या है हमारा, I बराबर n e a b और d। तो I बराबर n e a b d, b d क्या है, e v टाउ अपॉन में ml, e v टाउ अपॉन में ml। अच्छा ये v क्या है, इस जगह पर ये वोल्टेज है, ठीक है, e v टाउ अपॉन में ml, e v टाउ अपॉन में m इनटू में l, e इनटू e करेंगे तो क्या हो जाएगा n e स्क्वायर, a b टाउ अपॉन में m l, a b टाउ अपॉन में m l। अच्छा अब क्या करें सर, तो मैं इसको एक काम करता हूं, ml को धर ले जाऊं, m इनटू में l हो जाएगा, और ये हो जाएगा n e स्क्वायर टाउ इनटू में b हो जाएगा। b के नीचे में i को ले जाऊं, और इस वाले को इसके नीचे ले जाऊं, ये हो जाएगा m l अपॉन में n e स्क्वायर टाउ, m l अपॉन में n e स्क्वायर टाउ, a रह गया सर, a को यहाँ घुसा दो, a हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा b अपॉन में i। और b अपॉन में i क्या होता है, ओम का नियम पढ़ा था, b अपॉन में i क्या होता है, b अपॉन में i होता है r कांस्टेंट, b अपॉन में i क्या होता है r, तो ये सब वैल्यू क्या है, कांस्टेंट ही तो है, तो b अपॉन में i बराबर क्या निकल आया r, तो r क्या है, r की ये वैल्यू है, r की क्या है ये वैल्यू है, r की वैल्यू क्या होती है ml अपॉन में n e स्क्वायर टाउ a, इसी को हम प्रतिरोध बोलते हैं, जो कि कांस्टेंट है, टोटल कांस्टेंट है, टाउ की वैल्यू भी है, a भी है, e की वैल्यू भी है, m भी है, द्रव्यमान भी है और लंबाई भी है, टोटल क्या है कांस्टेंट है। b अपॉन i बराबर क्या निकल कर आ गया ओ r, तो इसी को हम बोलते हैं ओम का नियम, और ये इसका प्रूफ है ओम का नियम। और पेपर में आएगा तो आप इस तरीके से करोगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई विपत्ति नहीं, बहुत आसान, बहुत छोटी सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए तो अगले टॉपिक की ओर डिस्कशन करते बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है, प्रतिरोध, जो तो हमने डिस्कस कर लिया, r बराबर v अपॉन i। प्रतिरोध क्या होता है, अच्छा सर प्रतिरोध को समझा दो, प्रतिरोध क्या चीज होती है, तो प्रतिरोध मतलब रुकावट। आज सीधी सी बात करूंगा, प्रतिरोध मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेसिस्टेंस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको रेसिस्टेंस, और प्रतिरोध को अगर संधि वो कह रहे हैं सिनोनियम बनाने की कोशिश करो तो इसको बोलते हैं रुकावट, यानी कि विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा करेगा उसी को हम बोलते हैं प्रतिरोध, जो रुकावट पैदा करता है उसी को हम क्या बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, विभव वोल्ट किसी चालक में किस रूप में लगाएगा, किसी चालक के सिरों पर लगाएंगे विभव के मान तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, इसको याद रखना, मात्रक को ओम होता है, साइन क्या होता है मात्रक का, इसका इस तरीके से साइन आपको देखने को मिलेगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। प्रतिरोध की बात ही चल रही थी सबसे, और क्या चल क्या रहा था। अच्छा चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, चालक का जो प्रतिरोध है, अब हमने तो पता कर लिया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना करें, जैसे दाब ताप आयतन क्षेत्रफल फैलाना ढकाना जितनी भी चीजें हैं, अगर इनमें क्षेत्र परिवर्तन ना करें तो प्रतिरोध कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये होगा कि प्रतिरोध जो है किसी ना किसी चीज पर डिपेंड कर रहा है, किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, तो इन चीजों पर डिपेंड कर रहा है कि चालक पदार्थिक प्रकृति, तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी पदार्थिक प्रकृति पर निर्भर करता है कि इसकी प्रकृति कैसी है। चालक ताप पर, किसी चालक का प्रतिरोध ताप उसके ताप पर निर्भर करता है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध घटता है, लेकिन ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। अर्धचालक अलग चीज है जिनके बारे में हम बातें नहीं करना चाहते, क्योंकि अर्धचालक का जब कॉन्सेप्ट आएगा सेमीकंडक्टर्स, जब हम इसके ऊपर बात करेंगे कंडक्टर्स, ठीक है, जब इनके ऊपर हम बात करेंगे, फिलहाल नहीं करना चाहते। चालक की लंबाई पर किसी चालक का प्रतिरोध उसकी चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात लंबाई बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, चालक की लंबाई घटने से चालक का प्रतिरोध घटता है।
चालक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वर्ग के समानुपाती होता है, अर्थात मोटाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध घटता है। ये आपको लर्न करना है, याद करना है, ये आपको लर्न करना है और याद करना है, ठीक है। अच्छा इसको छोड़ो, ये तो मतलब की बात नहीं है। अच्छा गतिशीलता के बारे में समझ लेते हैं, गतिशीलता क्या होती है। अच्छा एक चीज और है जो मैं पहले डिस्कस करूँ या बाद में, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, हाँ इसी को पढ़ लेंगे, इसी के अंदर समझ लेंगे। पहले गतिशीलता समझ लो, मोबिलिटी क्या चीज होती है। तो सर मोबिलिटी का जो टॉपिक है वो आपको रट्टा मारना है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मोबिलिटी में क्या होता है क्या नहीं होता है। मोबिलिटी एक तरीके से ऐसा कह सकते हो कि अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। म्यू बराबर बीडी अपॉन ई, म्यू बराबर बीडी अपॉन में ई। ठीक, गतिशीलता क्या होता है, किसी चालक की गतिशीलता, किसी चालक की गतिशीलता उस चालक में, लिखो उस जगह पर, किसी चालक की गतिशीलता, गतिशीलता, किसी चालक की गतिशीलता उस चालक के अनुगमन वेग Vd तथा विद्युत क्षेत्र E के अनुपात के बराबर होती है, E के अनुपात के बराबर होती है, ठीक है। इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, म्यू से, म्यू बराबर Vd अपॉन में E, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, म्यू बराबर Vd अपॉन में E, म्यू बराबर Vd अपॉन में E, ठीक है। गतिशीलता सिर्फ इतना ही पढ़ना, क्योंकि पेपर में अगर आएगा गतिशीलता के बारे में तो सिर्फ इतना ही आएगा कि गतिशीलता क्या होती है सर, ये बता दो, बस इतने से ज्यादा नहीं। चलिए, तो इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है। अब अगला टॉपिक क्या है अपना, अगला टॉपिक है प्रतिरोधकता। देखो डेफिनेशन आप इस जगह से देख सकते हो कि तीव्रता धारा की प्रवाहित धारा विरोध करेगा, प्रतिरोधकता की पदार्थ विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। ये आप डेफिनेशन यहाँ से देख सकते हो, जो कुछ भी लिखा हुआ है, प्रतिरोधक पदार्थ का वह गुण है जो ये दर्शाता है कि कितनी तीव्रता से धारा के प्रवाह के विरोध करेगा। अब मैं अपने हिसाब से आपको क्लियर करूंगी ये टॉपिक है क्या, प्रतिरोधकता, इसको हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। सिर्फ इसका फॉर्मूला वैसे अगर मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊं तो इसका फॉर्मूला ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो है ज्यादा इंपोर्टेंट है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अच्छा इसकी डेफिनेशन को पहले एक बार मद्देनजर रखते हुए एक बार इसकी नजर मार लेते हैं इस पर। तो सर डेफिनेशन कतई ये कह रही है कि प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो यह दर्शाता है कि वह कितनी तीव्रता से धारा के प्रवाह का विरोध करेगा, प्रतिरोधकता कहलाती है, प्रतिरोधकता कहलाती है, प्रतिरोधकता कहलाती है। मतलब सर प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध है कि धारा के मार्ग में रुकावट, और प्रतिरोधकता क्या है कि धारा के मार्ग में रुकावट कितनी तेजी से होगा, ठीक है। समझ लो ना, मतलब एक तो रुकावट है, एक तो रुकावट है, और एक रुकावट का जो दूसरा नाम है वो ये है कि वो रुकावट कितनी स्पीड से हो रही है, जो जितनी स्पीड से हो रही है उसको प्रतिरोधकता बोलते हैं, जो रुकावट है सिर्फ उसको प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। यानी कि प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो यह दर्शाता है कि वह कितनी तीव्रता से धारा के प्रवाह का विरोध करेगी, कितनी तीव्रता से धारा के प्रवाह का विरोध करेगी। अच्छा धारा, जैसे हमने माना कि हमारे पास एक चालक है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है, लंबाई कितनी है, एल है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका जो प्रतिरोध है, इसका जो प्रतिरोध है सर, अब मैं इसको अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्लियर करने की कोशिश करूं, विशिष्ट प्रतिरोध क्या चीज होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध कि जैसे हमारे पास एक चालक है जिसकी लंबाई एल है और क्षेत्रफल क्या है, ए है, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब सर की बात कुछ यूं है कि जिसका भी प्रतिरोध होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध क्या होता है, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, और चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट निकल करके आ गया जो हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इन्हीं बातों को मैं अगर एक लाइन में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, एल ऊपर आ जाएगा, ए नीचे आ जाएगा,
अब सर फिजिक्स के अंदर तो ये बहुत बड़ी बीमारी है कि इसको अगर हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो ये कांस्टेंट वैल्यू इस जगह पर क्या आएगी, रो, इस जगह पर क्या आएगी, रो आएगी। अच्छा रो की वैल्यू निकाले तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन में एल हो जाएगा, रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन में एल हो जाएगा। इस ही रो को हम लोग क्या बोल रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोल रहे हैं। इसी रो को क्या बोल रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। इसी रो को हम क्या बोल रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। रो बराबर आर ए अपॉन एल, जिसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, जिसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है, रो बराबर आर ए अपॉन एल। ठीक है, रो बराबर आर ए अपॉन एल। अगर डेफिनेशन याद करनी है तो इस जगह से याद कर लेना, नहीं तो इसका इंपोर्टेंट जो मेन स्ट्रक्चर है वो ये है, इसको आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला आर बराबर रो बराबर आर ए अपॉन में एल होता है, और ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, रो बराबर आर ए अपॉन में एल, रो बराबर आर ए अपॉन में एल। ये इसका इंपोर्टेंट फॉर्मूला, प्लीज इसको याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के टॉपिक पर बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मत लेना फिर भी, अगर लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो फिर आपको इसकी जो वैल्यू है जो है इसको तो मिल ही जाएगा। चलिए तो फिर अगला टॉपिक डिस्कस करें। चलो अगला टॉपिक क्या आता है, चालकता। चालकता यानी कि कंडक्टिविटी, चालकता क्या चीज होती है सर, चलिए इसकी डेफिनेशन देख लो। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को पदार्थ की चालकता कहते हैं। चालकता का मात्रक, अरे यार वो विशिष्ट चालकता होती है जिसमें से इसने प्रतिरोधकता लिखा है। फिलहाल तो हमारे दो टॉपिक होते हैं, चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। पहले 1 मिनट रुकना भाई सभी लोग, ठीक है, 1 मिनट प्लीज। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट रुकना, फिर अगले अपने टॉपिक पर बात करते हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर बात करेंगे, और हमारा टॉपिक है क्या सर, हमारा टॉपिक जो है वो है आपका चालकता, कंडक्टिविटी। सर चालकता देखो चीज क्या होती है, चालकता जो है अच्छी चीज होती है वैसे तो देखी जाए तो। चालकता क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो चालकता का मतलब है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, चालकता कहते हैं, इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं, क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, डिनोट करते हैं। अच्छा चालकता को समझ ले सर, प्रतिरोध का व्युत्क्रम ये तो समझ में कुछ आया नहीं, तो देखो मैं समझाऊं कि चालकता का मतलब है कि कोई चालक में करंट का जो फ्लो है कितनी आसान तरीके से हो रहा है। जितनी आसान तरीके से करंट का फ्लो होगा उसकी चालकता उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी रुकावट होंगी उसके अंदर, चालक का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो उसकी चालकता कम होगी। अगर प्रतिरोध कम है तो उसकी चालकता ज्यादा है। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो कि चांदी में करंट फ्लो सबसे तेज होता है, सबसे जल्दी होता है, चांदी की जो चालकता है सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या कम है। मतलब चालकता डिपेंड करती है प्रतिरोध के ऊपर। अगर रुकावट कम आ रही है, विद्युत धारा के मार्ग में अगर रुकावट कम आ रही है तो उसकी चालकता ज्यादा है। अगर विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट ज्यादा आ रही है तो उसकी चालकता कम है। अब देखो चालकता को रिलेट करता हूँ चाल से, तो हो सकता है कि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि चालकता क्या चीज होती है। जैसे मान के चलो एक बहुत भीड़ वाला इलाका है, और उसमें मैं आपसे भागने की कहूँ तो आप कितनी तेज भाग पाओगे, ज्यादा तेज नहीं भाग पाओगे, ऐसे में मान के चलो कि एक ऐसा इलाका, एक छोटी सी गली है जो कि बहुत भीड़ भाड़ वाली है, तो उसमें आप अपनी बाइक को कितनी तेज चला पाओगे, ज्यादा से ज्यादा 30 की स्पीड पर, 20 की स्पीड पर। स्लो चलाओगे, किसी में लग ना जाए, किसी के एक्सीडेंट ना हो जाए, तो स्लो गाड़ी चलाओगे, ठीक है, क्योंकि वहां भीड़ भाड़ का इलाका ज्यादा है, तो मतलब रुकावटें ज्यादा है उस जगह पर, तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, यानी कि उसकी चालकता क्या है, कम होगी, चाल क्या है, कम होगी। अगर बिल्कुल खाली रोड है, कोई नहीं है, ना कोई रुकावट है, ना कोई कुछ है, ना कोई ब्रेकर है, ना कुछ है, सीधा एकदम हाईवे है, नेशनल हाईवे, उस पर अगर आप गाड़ी चलाओ तो कितनी स्पीड से चलाओगे, 80 की स्पीड से, हो सकता है कि और ज्यादा भी चलाओ, ठीक है, मेरी तो इतनी लिमिट है। तो अगर आप 80 की स्पीड से गाड़ी चलाओ, बहुत तेज स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, तो किसका मतलब क्या होगा, अगर रुकावट बहुत कम है तो आपकी चालकता क्या है, बहुत ज्यादा है, रुकावट कम है तो चालकता ज्यादा है। तो चालकता डिपेंड किस पे करती है, प्रतिरोध पर, कि रुकावट जितनी कम होगी चालकता उतनी ज्यादा होगी।
चालकता उतनी ज्यादा होगी। क्लियर? तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। जी बराबर होता है 1/r। इसका मात्रक एक साथ एक तो होता है साइमन, या फिर बोल सकते हो ओम इनवर्स। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? चले आगे बढ़े। चलो अब सर चालकता के अंदर ही एक और टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं, अभी नहीं, ये इसके ऊपर अभी नहीं, अभी एक और चालक आता है, इसमें डायरेक्ट दे दिया है। एक और टॉपिक है, इसमें नहीं दिया हुआ है। तो एक और टॉपिक आता है, उसको बोलते हैं विशिष्ट चालकता। क्या बोलते हैं? अब एक चालकता है तो एक और होगा विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी स्पेसिफिक कंडक्शन। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ये क्या होता है सर? तो सेम उसी के जैसा है। विशिष्ट जब चालकता थी तो हमने कहा कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। अब विशिष्ट चालकता है तो मैं यहाँ कहूंगा विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे स्मॉल सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल सिग्मा बराबर क्या हो गया? फॉर्मूला 1/ρ। अच्छा, ρ की फॉर्मूला क्या होता है? ρ का फॉर्मूला होता है RA में L। L कहाँ चले जाएगा? ऊपर। ρ बराबर में L/RA। मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा ओम मीटर और इसका टोटल का इनवर्स। बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल से छोटे से टॉपिक है। आई बात समझ में? नहीं आई? बताओ, आई बात समझ में कि नहीं आई? छोटा सा कॉन्सेप्ट था यार, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता और प्रतिरोध। सिंपल। चलिए अगला टॉपिक पर बात करूं। इसी के अंदर एक और अगला टॉपिक है। अब ये तो इसने तो क्या किया हुआ है, इसने तो डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा पर लेकर के आया, उसके बाद फिर थैंक यू हो गया, नहीं खत्म हो गया लेक्चर। अभी थोड़ा सा बचा है तो मुझे पता है क्या करना है, तो देखते हैं। सर प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता एक और टॉपिक है। प्रतिरोध की चिंता मत करो, तुम्हारा भाई जब तक है तब तक कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, लगे रहेंगे। मैं भी हूँ, तुम भी हो। तो इसी के साथ थोड़ा सा पानी हो जाए, अभी पानी पी लो क्योंकि 1 घंटा हो चुका है हमको पढ़ते पढ़ते। और अगर मैं इसको पूरा करूँ ना, तो मैंने आपको बता दिया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको पूरा करूँ तो इसको 2 घंटे लग जाएंगे आराम से। 2 घंटे 2.5 घंटे तक पहुंच जाएगी ये वीडियो, जो कि मैं नहीं चाहता। आप भी बोर हो गए होंगे यार, मुझे देखते देखते काफी देर से देख रहे हैं बेकार से को। ठीक है, बेकार से नहीं है यार, बहुत अच्छी शब्द है। अच्छा, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। प्रतिरोध ताप पर निर्भर कैसे करता है? प्रतिरोध ताप पर निर्भर क्या करता है? यानी कि प्रतिरोध का, अगर किसी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ा दे तो क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ेगा घटेगा? बताओ पहले, जल्दी बताओ फटाफट। किसी चालक का अगर ताप बढ़ा दे तो क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा? सिंपल सा लॉजिक है सर। अगर प्रतिरोध का किसी चालक का ताप बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। हम कैसे विश्वास कर ले भाई प्रतिरोध बढ़ जाएगा? बताओ, हम विश्वास कैसे करें? हाउ हम विश्वास कैसे करें? बताओ भाई, हम तुम्हारा विश्वास कैसे करें? अरे किताबों में लिखा हुआ, अरे तो किताबों में लिखा हुआ, हमको बताओ तो सही कि कैसे करें। चलो, तो हम क्या करते हैं, एक चालक ले लेते हैं। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे हैं, ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे हैं। अब ये जो प्रतिरोध है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसके अंदर, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इनका प्रतिरोध मान लीजिए नॉर्मली R है। ठीक है, मान लिया हमने कि नॉर्मली क्या है? R है। तो सर जब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध तो बढ़ जाएगा। अच्छा सर, बढ़ जाएगा, यानी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। अच्छा, ऐसी बात है, बढ़ जाता है। अब देखो कैसे बढ़ रहा है, यानी कि हुआ कुछ यूं कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम विद्युत धारा दे रहे हैं तो अनुगमन वेग की वजह से वो स्पीड पकड़ रहे हैं, यानी उन पे चाल आ रही है, उनकी गति अवस्था वो चालू हो चुकी है, वो गतिमान अवस्था में है, क्योंकि उनको हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया है तो वो गतिमान अवस्था में, उनकी स्पीड बढ़ रही है। अगर उनको ऊर्जा दी जा रही है, उनको एनर्जी दी जा रही है तो उनकी स्पीड बढ़ रही है। सिंपल से लॉजिक समझना, उनकी स्पीड बढ़ रही है और उनकी स्पीड में अगर अलग से और ऊर्जा दे दूं तो स्पीड क्या होगी? बताओ जरा, बताओ जल्दी बताओ, क्या होगा? जैसे सर मानो, क्या माने, ठीक है, जैसे सर कि हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो इनकी स्पीड बढ़ गई,
इनकी स्पीड बढ़ गई और ये इनकी स्पीड, इनको स्पीड मिल चुकी है। कौन सी स्पीड मिली है? बीडी, अनकॉमन वेग बीडी मिल गया इनको, और ये गति कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं, ठीक है, गति कर रहे हैं। तो जब गति करेंगे तो टक्कर तो होगी इनकी, तो एक टक्कर हो गई, इलेक्ट्रॉन्स टक्कर हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है? टक्कर हो रही है। अब अलग से अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, अलग से इसका तापमान मैं बढ़ा दूं, इसका तापमान मान के चलो 25 डिग्री सेल्सियस था, रूम टेम्परेचर था। अब इस 25 को अगर मैं कर देता हूं 50 डिग्री सेल्सियस, दुगुना कर दिया। अब ये टेम्परेचर जो है बढ़ गया, तापमान बढ़ गया, तो इस तापमान बढ़ने से इसकी जो एनर्जी है वो क्या बढ़ गई? चालक की एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। चालक की एनर्जी बढ़ गई तो एनर्जी जाएगी कहाँ? इलेक्ट्रॉन्स के पास। अब इलेक्ट्रॉन्स को पहले से ही एनर्जी मिल रही है, किससे? विद्युत धारा से। किससे? विद्युत धारा से, विद्युत से यानी बैटरी से पहले से ही एनर्जी मिल रही है, और ऊपर से तुमने क्या किया? अलग से एनर्जी और दे दी, उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो अब एनर्जी ज्यादा हो गई, तो इनकी स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। जब उनकी स्पीड बढ़ेगी तो उनकी टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी सर। यानी पहले अगर वो 1 सेकंड में, पहले अगर वो तापमान बढ़ाने से पहले 1 सेकंड में 100 टक्कर कर रहे थे, 1 सेकंड में 100 टक्कर कर रहे थे। अब क्या हुआ कि जैसे तुमने तापमान उनका बढ़ा दिया तो उनको ऊर्जा अलग से और मिल गई, उनकी एनर्जी और मिल गई, तो एनर्जी और मिल गई तो स्पीड और बढ़ गई। अब उनको स्पीड जब और बढ़ गई है, इनकी स्पीड जब और बढ़ गई है, तो 1 सेकंड में उनकी टक्करों की संख्या 1000 हो गई। कितनी हो गई? 1000 हो गई। तो यानी टक्करों की संख्या बढ़ गई, टक्कर ज्यादा हो रही है, टक्कर ज्यादा हो रही है तो रुकावट ज्यादा आ रही है, रुकावट ज्यादा आ रही है तो क्या मतलब? प्रतिरोध बढ़ रहा है। तो जो टक्करों की जो संख्या अगर बढ़ेगी तो रुकावटें बढ़ेंगी, रुकावटें बढ़ेंगी तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर क्या है? अलग से एक्सटर्नल एनर्जी है, जब एनर्जी देंगे, तब एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा तेज गति करेंगे, और ज्यादा तेज गति करेंगे तो और ज्यादा टकराव होंगे, और ज्यादा टक्कर होंगी, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से और ज्यादा टकराएगा, और ज्यादा टकराएगा तो क्या होगा? ज्यादा टकराएगा तो क्या होगा? तो ज्यादा टकराएगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध डिपेंड करता है रुकावट पर, कितनी ज्यादा रुकावटें उत्पन्न हो रही है। और जब हमने तापमान बढ़ा दिया तो रुकावटें बढ़ गई, तापमान बढ़ा दिया तो रुकावटें बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? क्योंकि उनकी टक्करों की संख्या बढ़ गई, और जब टक्करों की संख्या बढ़ गई, रुकावटें बढ़ गई हैं, तो कुल मिला के प्रतिरोध भी इसका बढ़ जाता है। तो तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगर हम माने अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध मान लो RT है, 0 डिग्री सेल्सियस पर R0 है, ठीक है, तथा T डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध मान लेते हैं, चालक का प्रतिरोध RT है, तब RT बराबर फॉर्मूला बनेगा R0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, अल्फा इंटू डेल्टा टी, और जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखने को आएंगे। आपको ये मत कहना सर न्यूमेरिकल करा दो, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए एनसीईआरटी में अलग से सॉल्व करवाऊंगा, अलग से क्लास होगी उसकी, पूरे न्यूमेरिकल की। किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई विपत्ति तो नहीं है? बता दो अभी मुझे। चलो तो सर अल्फा जो है क्या है? अल्फा को हम बोल रहे हैं ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक। अल्फा को हम क्या बोल रहे हैं? ताप गुणांक बोल रहे हैं, ठीक है। इसको इसी को पूछता है ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर, इसी को पूछता है। और डेल्टा टी क्या है? इसको हम डेल्टा टी को ऐसे लिख सकते हैं T2 T1, और इसको टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में ना लेकर केल्विन में लेना है। कैलकुलेशन करनी है तो केल्विन जब फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो केल्विन में लेना है, केल्विन यानी 273 जोड़ देना है, ठीक है, 273 जोड़ देना है तो आपको केल्विन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ताप पर निर्भरता। यदि किसी चालक की तापमान को बढ़ा दे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो कितना प्रतिरोध बढ़ेगा का फॉर्मूला हो गया RT बराबर R0 1 प्लस K / डेल्टा टी। अच्छा मात्रक बताओ सर, मात्रक बताओ, कितने गधे बच्चे हो, कितने गधे बच्चे हो? कौन पूछ रहा है मात्रक मुझसे भाई? है कौन पूछ रहा है मुझसे मात्रक? जो प्रतिरोध है चाहे कहीं पर भी हो, प्रतिरोध है चाहे कहीं पर भी हो, मात्रक तो वही रहेगा, ओम बदल तो नहीं जाएगा ना। बदलेगा नहीं बदलेगा तो मात्रक क्या हो गया? ओम हो गया। चलिए भाई, उम्मीद करूंगा ये सब टॉपिक समझ में आया होगा। अब अपने जो लास्ट टॉपिक है उस पर आते हैं, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या होती है सर? परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा कार्य करना पड़ता है। एक निश्चित समय में परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाती है। निश्चित समय में सेल द्वारा परिपथ को दी गई ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अच्छा ये क्या है? कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। विद्युत ऊर्जा क्या चीज होती है? विद्युत शक्ति। अच्छा शक्ति पढ़ी है आपने? हाँ सर पढ़िए। तो पहले विद्युत ऊर्जा को समझो। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था विभवांतर में P बराबर W/Q। तो ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ऊर्जा है। इसी को हम विद्युत ऊर्जा बोल रहे हैं। W बराबर V इंटू Q, W बराबर V इंटू Q, मात्रक जूल, मात्रक क्या हो गया? जूल। सर ये तो फॉर्मूला नहीं है, हमने तो कुछ और ही पढ़ा था। अच्छा ये तो नहीं पढ़ लिया क्या?
सर क्यू बराबर होता है आई टी, तो डब्ल्यू बराबर बी इंटू में आई टी लिख देता हूँ, तो डब्ल्यू बराबर हो गया बी आई टी। ये तो नहीं पढ़ा था? हाँ सर कुछ ऐसा ही आता है, ये पढ़ा था। तो ये फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है, आप इनकी वैल्यू को पुट कर करके नए फॉर्मूले बना सकते हो। जैसे कि मैं अगर बी की जगह पर क्या रख सकता हूँ, बी जगह आई आर रख सकता हूँ, आई आर इंटू में आई टी, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ये भी एक नया फॉर्मूला है, डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी, डब्ल्यू बराबर बी आई टी, डब्ल्यू बराबर बी क्यू। ये क्या है? ये सब फॉर्मूले हैं, ये सब क्या है? फॉर्मूले हैं, जो कि जैसे जैसे जरूरत पड़ती चलेगी वैसे वैसे हम सॉल्व इसको करते चलेंगे, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे इसको हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। आई होप यू गॉट इट माय पॉइंट। सबका मात्रा जूल होगा, ठीक है, सबका मात्रा क्या होगा? जूल ही होगा। अच्छा एक और टॉपिक रह गया बड़ी जल्दी, थैंक यू आ रहा है। एक और टॉपिक रह गया अभी, तो क्या? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति क्या चीज होती है? कौन बताएगा? विद्युत शक्ति क्या चीज होती है सर? विद्युत शक्ति मतलब एकांक समय में, एकांक समय में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाती है। एकांक समय में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाती है। विद्युत शक्ति कहलाती है। फॉर्मूला क्या होता है सर? P बराबर W अपॉन टी। P बराबर W अपॉन टी। अच्छा W के बराबर में मैं VIT लिख सकता हूँ, जो अभी निकाला था फॉर्मूला। तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर क्या आ जाएगा? I इंटू में B, जो कि इसका अच्छा वाला फॉर्मूला जिसको ज्यादातर यूज करते हैं। मात्रा क्या होता है इसका? वाट होता है। मात्रा क्या होता है इसका? वाट होता है। अच्छा एक और चीज पढ़ने की है कि एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ, एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? तो क्या होता है सर? 746 वोल्ट। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? 746 वोल्ट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? 746 वोल्ट। अच्छा 1 किलो वाट में कितनी एनर्जी होती है? 1 किलो वाट में कितनी एनर्जी होती है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी होती है। 1 किलो वाट में कितनी एनर्जी होती है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी होती है। 6 जूल एनर्जी होती है 1 किलो वाट के अंदर। 1 किलो वाट के अंदर कितनी एनर्जी होती है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी होती है। चलिए एक और टॉपिक रह गया है जिसके ऊपर बात कर लेते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। देखो इसके लिए आपको प्रतिरोधों के संयोजन का जो फॉर्मूला है ना, उसको सिर्फ फॉर्मूले में याद रखना है, आपको डेरिवेशन नहीं आता है। प्रतिरोधों का संयोजन, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला मेरे हिसाब से फॉर्मूला ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा, फिर भी मैं आपको क्या कर दूंगा? बता दूंगा, ठीक है। प्रतिरोधों का संयोजन सर दो तरीके से होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। अच्छा कार्बन रॉड रेसिस्टेंस, कार्बन बर्ड कलर कोडिंग होती है, कार्बन कलर कोडिंग, वो आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। कोई भी अगर बच्चा डिमांड करेगा तो उसकी डिमांड ये पूरी नहीं की जा सकती, आई एम सो सॉरी, ठीक है। चलिए हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं, तीन प्रतिरोध हैं, ठीक है। तीन कैसे प्रतिरोध हैं? जो कि बी वोल्टेज से लगे हुए हैं, R1, R2 और R3। तो सबके लिए अलग अलग वोल्टेज होंगे, B1, B2 और B3, ठीक है। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I बराबर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो इसका श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है हमको। कुल प्रतिरोध क्या होगा? कुल प्रतिरोध क्या ज्ञात करना है? कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, क्या होगा? ठीक है। तो चलो सर एक काम कर लेते हैं कि जो हमने बी यहाँ से दिया था, जो हमने बी यहाँ से दिया था वो कितने हिस्सों में बटा? दो, तीन हिस्सों में, 1 2 3, तीन हिस्सों में बटा है। बी बराबर हम लिख सकते हैं B1 प्लस B2 प्लस B3, क्योंकि सर ये टोटल जो बी था वो तीन हिस्सों में तो बटा है। अच्छा बी बराबर क्या होता है? IR होती है, ठीक है। ये आर क्या है? टोटल आर है। ये क्या है? आर, ये जो है कुल है, जो कुछ भी है ये क्या है? कुल चल रहा है। तो B1 क्या होती है? I1, सॉरी I1 नहीं, क्योंकि धारा तो इसमें क्या है? सेम है। धारा तो यहाँ पर जितनी I यहाँ पर जा रही है टोटल सब में जा रही है। तो I R1, I R2, I R3। अच्छा I R कुल में से, तो ये भी I कितनी है? कुल ही है, तो I को कॉमन बाहर निकाल दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, तो R कुल प्रतिरोध कितना आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो समान श्रेणी क्रम में क्या होता है? नोट याद रखोगे, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान समान होता है तथा वोल्टेज यानी विभव का मान अलग अलग होता है। विद्युत धारा का मान समान होता है,
तथा धारा का मान समान होता है तथा विभव का मान अलग अलग होता है। विभव का मान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अब आ जाओ सर समांतर क्रम संयोजन में। किसमें? समांतर क्रम संयोजन। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर क्रम संयोजन। कौन सा क्रम संयोजन? समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो करना क्या है इसमें? करना क्या है कि हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, 1 2, ज्यादा भी हो सकते हैं पर एग्जांपल के लिए 3 ही लिए जाते हैं। ठीक है, बुक में भी 3 है तो इस हिसाब से भी आपका काम चल जाएगा, समझ में आ जाएगा। कुल मिला के बाद ये है। ठीक है, ये है हमारे पास। इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2, इसको मान लीजिए R3। तो सर अब ये जो धारा है यहाँ पर I प्रवाहित हो रही थी वो कितने हिस्सों में बट गई? 3 हिस्सों में। तो यहाँ जो I1, I2 और I3 वोल्टेज B, लेकिन वोल्टेज तीनों के पास कैसे रहेंगे? बराबर, B और B। तो अगर मैं बात करूँ तो क्या बात करूँ कि I जो कुल है वो कितने हिस्सों में बटी हुई है? I1 प्लस I2 प्लस I3 में। I का फॉर्मूला क्या होता है? B अपॉन R। तो B अपॉन R क्या है? कुल। तो ये हो जाएगा B अपॉन R1, B अपॉन R2, B अपॉन R3। ऊपर से B कॉमन लेके मार दूं फटाक से, तो ये हो जाएगा, नेट लिख लेता हूँ जगह पर, कुल की जगह पर, अच्छा नहीं लग रहा है। B 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। B से B कैंसिल, तो फॉर्मूला बना R नेट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये फॉर्मूला है अपना मेन। तो इस जगह पर नोट क्या बनेगा? इस जगह पर नोट ये बनेगा कि श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, यहाँ पे लिख दो उसको, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। समांतर क्रम में विद्युत धारा का मान अलग अलग, विद्युत धारा का मान अलग अलग तथा विभव का मान समान होता है। और ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो इसी के साथ हैप्पी एंडिंग बोलते हुए चलते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन। और 1.5 घंटा हो गया इस पूरे सेशन को कंप्लीट करके। अब देखो मैं आपको बताऊं, जो शुरुआत में बताई थी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर जो 3 है, जिसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको मैंने 2 पार्टों में बांट दिया था। आज के सेशन में हमने पूरा जो विद्युत वाला सेशन था वो खत्म किया। अगली क्लास में हम, जिसका जो टाइटल रहेगा वो क्या रहेगा? किरचॉफ के नियम। और हम पढ़ेंगे सेलों के बारे में, सेलों का संयोजन। ठीक है, और हम पढ़ेंगे क्या? किरचॉफ के नियम, सेलों का संयोजन। और क्या इसमें पढ़ने के लिए यार? और कुछ था क्या? हाँ, व्हीटस्टोन सेतु, एक और टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु। ये टॉपिक्स हमको कवर करने हैं अगले सेशन में, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट था, लेकिन मैंने अलग अलग इसलिए किया क्योंकि ज्यादा लंबा सेशन हो जाता। बोले तो फिर क्या होता पता है? हिला डाला। तो कैसा लगा सेशन आपको? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। सब चीज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सभी मैंने बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को और टॉपिक्स को कवर किया है, फालतू का कुछ लिया नहीं है। उम्मीद करता हूँ सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। कोई डाउट क्वेरी हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।